अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पेशावर। आज का जो ये टॉपिक है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस भी नहीं है और उस पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, मतलब ये लिखने में। तो मैंने कहा एक तो अब ये सारे एमसीक्यूज़ लिखूँगा मिटाऊँगा, तो इससे अच्छा कि मैं एक पेज पे ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें इंट्रो। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करने, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनेलीज़ को देखें, हर ऑर्गेनेलीज़ को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम उसमें से अक्सर अगर देखेंगे तो लोकेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, इंट्रो, लोकेशन, फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले ऑर्गेनेली जो है अगर हम देखें तो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में इंट्रो अगर हम देखें, वॉचमैन और बाउंड्री ऑफ अ सेल, इसको वॉचमैन क्यों कहते हैं? वॉचमैन इसलिए कहते हैं क्योंकि इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, आयंस वगैरह के जो मूवमेंट होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो लोकेशन में क्या लिखा है कि अगर एफ सेल वॉल प्रेजेंट देन इट विल बी इनर टू सेल वॉल। अगर सेल वॉल हो, बात सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल होते हैं, तो अगर सेल वॉल किसी सेल में मौजूद हो तो उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होगा। इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट देन सेल मेम्ब्रेन विल बी इनर टू सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं है तो इट विल बी आउटर मोस्ट। समझ आ गई है? इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट देन सेल मेम्ब्रेन विल बी इनर टू सेल वॉल। इफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट देन सेल मेम्ब्रेन विल बी आउटर मोस्ट। ये हो गई बात। अच्छा, मैंने तो पहले से बताया देखे भाई कि मेरा एमसीक्यूज़ के बगैर गुजारा ही नहीं होता, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ से ही देखें, अब ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको आते हैं या नहीं आते इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ को बिल्कुल देखते ही नहीं, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। ये अगर आपको आते ही नहीं आते तो कोई बात नहीं, आगे हम देख के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी बात कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो राइट साइड पे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये ऑप्शंस मैंने दिए हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट अगर हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें तो इसमें से है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, which of the following is least abundant component, which of the following is least abundant component of cell membrane। तो जो least abundant component है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है? तो जो least abundant component है सेल मेम्ब्रेन का वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द least abundant component of cell membrane। दो क्वेश्चन हो गई। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे पे वो कहते हैं कि विच कंपोनेंट ऑक्युपाइज मोस्ट मास इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन को समझें, कौन सा कंपोनेंट है जो ज़्यादा मास ऑक्युपाई करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? तो वो क्या है? प्रोटीन्स है। वाई प्रोटीन्स? अगर प्रोटीन एबंडेंट है, प्रोटीन यहाँ पे एबंडेंट है ना, तो अगर प्रोटीन एबंडेंट है तो फिर क्या होंगे? इसका मास भी ज़्यादा होगा ना, ठीक है ना। तो विच कंपोनेंट ऑक्युपाई मोस्ट मास इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो प्रोटीन्स। अच्छा, ये ऑप्शन है, इसमें क्या है कि विच कंपोनेंट ऑक्युपाइज मोस्ट एरिया इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहते हैं कि अब एरिया किसका जो है ज़्यादा है सेल मेम्ब्रेन में, किस स्ट्रक्चर का, किस कंपोनेंट का एरिया ज़्यादा है? तो यहाँ पे क्या है? लिपिड्स। ज़रूरी नहीं है कि जिसका मास ज़्यादा हो वो ज़्यादा एरिया जो है ऑक्युपाई कर लें। मतलब क्या है कि आपके पास एक सिंपल पेज है और आपके पास एक गिलास है, ठीक है, स्टील वगैरह का, आयरन वगैरह का। तो आयरन का गिलास ज़्यादा होता है, आयरन का जो है मास ज़्यादा होता है, लेकिन पेज का जो है एरिया ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका मास ज़्यादा हो उसका एरिया भी ज़्यादा हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑक्युपाइज मोस्ट सरफेस एरिया इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा कंपोनेंट जो है ज़्यादा सरफेस एरिया होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? तो जिसका एरिया ज़्यादा हो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है ना, तो ये भी लिपिड्स ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला,
विच कंपोनेंट ऑक्यूपाई मोस्ट वॉल्यूम इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसका सरफेस एरिया, और हिंस जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, लिपिड्स इसमें भी आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच कंपोनेंट ऑक्यूपाइज विच कंपोनेंट कंस्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कंस्टिट्यूट करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हैं। अगर फॉस्फोलिपिड ना होता तो हम यहाँ पे सिर्फ फिर लिपिड्स चूज़ करते, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, वो फॉस्फोलिपिड्स कंस्टिट्यूट करता है। लास्ट ऑप्शन है विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। तो जो स्टेरॉली सेल होते हैं, जो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉली में फिर जो स्पेसिफिक अगर हम जिसको देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल ये एब्सेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल ये वाला जो कंपोनेंट है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब अगर हम देखें इसकी केमिकल कंपोजिशन को, तीसरे नंबर पे क्या आते हैं, केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, तो केमिकल कंपोजिशन में फर्स्ट नंबर पे जो है प्रोटीन्स हैं, सेकंड नंबर पे मैंने लिपिड्स लिखा हुआ है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है। प्रोटीन्स 60 to 80% है लिखा हुआ है, 60 to 80% ये नज़र आ रहा है ना। लिपिड जो है 20 to 40% है, और कार्बोहाइड्रेट लेस अबंडेंट है, ठीक है, मतलब जैसे अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में। अब इसके साथ अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन की मैंने अमाउंट लिखी है, प्रोटीन 60 to 80% है, और ये मोस्ट अबंडेंट है। मैंने बताया ना अगर मोस्ट अबंडेंट है तो फिर इसका मास में जो है मास भी ज़्यादा होगा। तो अगर ये मोस्ट अबंडेंट है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा, मोस्ट में होगा था। अच्छा, अब इसके बाद लिपिड्स में दो बातें हैं, इट ऑक्यूपाई मोस्ट सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये भी मैंने एमसीक्यू में पूछा था। तो ये वही बता रहे हैं कि इसमें जिसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, और क्या है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है इसका। लिपिड्स में और कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेस्ट अबंडेंट है, मतलब थोड़े से अमाउंट में मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड्स के अंदर फिर दो टाइप्स हैं, दो चीज़ों से बना है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये जो बात हो रही है ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मैंने बताया ना कि ये प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, स्टेरॉली वगैरह सेल्स ये नहीं होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं। अब अगर हम देखें, डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर को, अच्छा, स्ट्रक्चर में दो हैं, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक दूसरा है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है भाई, कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। अबे भाई इसका क्या मतलब है, लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा नहीं किया, लेकिन लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ तो कुछ यूँ होता है। ये एक मिनट, ये आप लोगों के बुक्स में है नहीं, तो ऐसे ऐसे जो होता है ना, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। यहाँ से भी होते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, ठीक है। तो ये लिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। तो ऊपर से जो है प्रोटीन्स के लेयर्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। सिंपल मिसाल दे दूँ मैं आपको, हमारे टीचर हमें कहते थे ना कि आप लोग तो मम्मी डैडी हैं, आप लोगों को सब समझ आता है ये खुराक वगैरह में। तो ये जो बर्गर वगैरह हम खाते हैं ना, बर्गर में बीच में क्या होता है, अंडा होता है। तो दो साइड पे ब्रेड होता है ना, बीच में अंडा। तो इसी तरह अंडा जो है यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, समझ लीजिए अंडा है लिपिड बाइलेयर, और ये वाला जो है ये बर्गर की जो ब्रेड है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को अगर हम देखें क्या ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ये सवालिया निशान मैंने डाला हुआ है। ये थोड़े थोड़े से राइटिंग मैंने इसके ऊपर किए हैं कि ये मुझसे फिर मतलब कि पढ़ाने वक्त में ये मिस ना हो जाए। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए, मैं दिल मेरा ये करता है कि मैं सब चीज़ें, सब जो मेरे जहन में वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि ये स्ट्रक्चर भाई ठीक है या ठीक नहीं है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये जो है रियल
स्ट्रक्चर को मतलब कि एक्सप्लेन नहीं करता। रियल स्ट्रक्चर मतलब ना ये रियल स्ट्रक्चर है ना ये ठीक नहीं है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भाई जो हम फंक्शंस देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनके बहुत से फंक्शन होते हैं, वो इस मॉडल के साथ मतलब के इसके साथ उसके मैचिंग नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं नर्व इम्पल्स की, तो इस मॉडल को अगर हम ये आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आता भी होगा, मैं दूसरा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने जो ये स्क्रीन पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किधर कैसे होगा जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो इसी तरह बहुत से फंक्शन जो है अगर हम उसको देखें तो वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ मैचिंग नहीं करती, तो इसलिए ये मॉडल जो है गलत है। अच्छा, एमसीक्यूज़ में एक एमसीक्यूज़ फिर यहाँ पर आ गया है, क्या कह रहे हैं कि चैनल्स, कैरियर्स एंड रिसेप्टर्स एंड सेल मेम्ब्रेन आर, ये एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ। चैनल्स, कैरियर्स एंड रिसेप्टर्स एंड सेल मेम्ब्रेन आर मेड बाय पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो चैनल्स, कैरियर्स और रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कहाँ से बनते हैं? तो ये भाई इंटीग्रल कहाँ पे ऑप्शन है? अच्छा, ये नहीं लगाया इसके ऊपर। ये इंटीग्रल प्रोटीन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? सब्र करें, आगे देखेंगे, आराम आराम से पढ़ें, हम भी आराम आराम से पढ़ाएंगे आप लोगों को भी, जो है ना ज़्यादा जल्दी ना करें, ठीक है ना। तो चैनल, कैरियर और रिसेप्टर जो है ये सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन से बनते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दूसरा जो हमारा मॉडल है वो क्या है भाई साहब? वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भाईजान क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड एंड लिपिड बाय लेयर इन अ मोज़ेक मैनर, ठीक है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये एम्बेडेड है लिपिड बाय लेयर में एक रैंडम, मोज़ेक का मतलब क्या है? रैंडम मैनर में। ये जो मोज़ेक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम भी ऐसा है कि लिख नहीं सकता। ये जो मोज़ेक लिखा हुआ है इसका मतलब है रैंडम मैनर में जो है, रैंडम मैनर में जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है लिपिड बाय लेयर में। अब भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैंने आप लोगों को पिछली उसमें बताया ना कि ये जो है ये मैंने बना के दिया ना, तक इसको लिपिड बाय लेयर कहते हैं, समझाया था ना मैंने। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। जिस वक़्त मेहमान आते हैं ना, हम क्या करते हैं? केक लेके आते हैं। केक तो जानते हैं ना, ये चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होती हैं। तो केक के ऊपर जो क्या होते हैं? क्रस्ट से मौजूद होते हैं, क्रस्ट। तो वो जो क्रस्ट है वो लिपिड बाय लेयर है, और क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट का मतलब जो येलो येलो सा नहीं होता, उसके अंदर वो जो फ्रूट्स वगैरह डाला होता है उन्होंने, तो जो फ्रूट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो लिपिड बाय लेयर जो हैं ये क्रस्ट हैं केक में, और ऊपर जो होते हैं वो प्रोटीन्स। अच्छा, अगर हम क्या करें कि क्रस्ट को उस केक में से जब हम घर लेके आते हैं, मेहमानों को देने से पहले जब हम घर लेके आते हैं ना, तो उस क्रस्ट को अगर हम थोड़ा सा छेड़ना क्या है, लेकिन बस खाएं ना, तो अगर हम खाएं तो ना अम्मी को पता चलता है और ना मेहमानों को पता चलता है, ठीक है। तो वो तो बस मतलब एक ऐसा होता है कि जनरली अगर हम थोड़ा सा खा लें तो मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। तो वो ये जो है वो तो सरफेस पे होता है ना, ये जो फ्रूट वगैरह होता है, ये क्रस्ट के ऊपर जो फ्रूट होता है, अगर हम वो खा लें तो वो जो सरफेस पे है, सरफेस पे ये अगर हम इसे डिटेच करें तो उसका जो है केक का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता, तो इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी बात, जब हम घर मेहमान खा जाते हैं ना केक, वैसे मेहमान तो बस मतलब खाते हैं, लेकिन इतना नहीं खाते हैं ना, हमारे वाले तो नहीं खाते, आप लोगों का तो पता नहीं है, क्या पता आप लोगों का नसीब जो है ठीक ना हो, सारा खा जाते हो, लेकिन हमारे वाले तो सारे नहीं खाते। तो फिर मजाक करता हूँ यार, बातों को बुरा जो है ना नहीं समझ लेना, कभी कभी मजाक भी जो है अच्छा लगता है। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप वापस में जब हम लेके आते हैं ना, तो फिर सही कार्रवाई करते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो इससे फिर उस केक का स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इस केक का, ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जो हम वापस में लेके आते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अब दोबारा मेहमान के पास लेके जाएंगे, कुछ करेंगे, तो हम सारा उसको जो है ना ख़राब करते हैं। तो फिर जब अम्मी देखती हैं तो अम्मी ने जो है ना सही थप्पड़ लगाने और बहन भाई ने जो है ना सही तालियां मारने, तो ऐसे ही होता है, सीन कुछ ऐसा फिर क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब है केक की तरह ये भी है, इसमें जो ऊपर सरफेस पे जो अटैच हैं पेरिफेरल प्रोटीन, वो अगर डिटेच करें तो स्ट्रक्चर से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। जो प्रोटीन्स की टाइप्स है ना यहाँ पे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, वो है इसी वजह से। देखो, एक है इंटीग्रल प्रोटीन,
एक है पेरिफेरल प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसको अगर हम डिटेच करें, वहाँ से हटाएं और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो तो उसको पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। आगे समझ यहाँ पे, वो प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन जिसको अगर हम डिटेच करें, रिमूव करें और स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर क्या करें हम, अगर हम उसको इसकी बात करूं, अगर हम उसको ख़राब करें, इसको अगर हम डिटेच करें तो इस पूरी स्ट्रक्चर का जो है ना बेड़ा गर्क होगा। और इसकी वजह से इसको हम वो प्रोटीन जिसको डिटेच करने से पूरी जो है ना मॉडल की जो है ना सत्यानाश हो जाते हैं, तो उसको इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन में जो है ये क्या बनाता है, चैनल्स बनाते हैं, जैसे सोडियम आयन चैनल या पोटाशियम, और कैरियर्स होते हैं जैसे ग्लूकोज और इंसुलिन वगैरह, और रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं इंसुलिन वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मैंने ये मतलब समझाना था कि जो प्रोटीन सरफेस पे मौजूद होते हैं और डिटेच होते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन अगर हम जिसको डिटेच करें और स्ट्रक्चर को ख़राब करें, उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे, वैसे आसानी से रिमूव हो जाएँ, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अगर केक के ऊपर बात करें तो वो चीज़ जिसको अगर हम निकालें और पूरे केक ख़राब हो जाएं तो उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और वो केक जिसको हम सिर्फ सरफेस से खाएं और अंदर से ख़राब ना हो केक, सीधे साधा अम्मी के सामने मासूम से जो है ना हम खड़े हो जाएं कि कुछ नहीं किया है, तो वो जो चीज़ हमने कही हो तो उसको पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ तक समझ आई होगी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को एक छोटा सा MCQs है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ पार्शियली परमिएबल। नहीं भाई, पार्शियली परमिएबल तो नहीं है। पार्शियली परमिएबल का मतलब है, मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन एक वॉचमैन की तरह काम करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन वॉचमैन की तरह काम करता है तो वॉचमैन हमारे स्कूल के गेट के सामने ऐसा करता है कि छोटे मोटे बंदों को अंदर जाने नहीं देता है और पतले बंदों को अंदर जाने देता है, नहीं। तो ये साइज़ वगैरह को नहीं देखता। तो पार्शियली का मतलब है साइज़ वगैरह को छेड़ना है, तो वो वॉचमैन ऐसा नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करता। सेलेक्टिवली परमिएबल, जी हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली, अच्छा ये मैंने बहुत से ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को 3-4 ऑप्शन देंगे, वो मैं भी अब बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। अच्छा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, जी बिल्कुल सेलेक्टिवली परमिएबल है। एक ख़ास आयंस को, कुछ ख़ास आयंस को जो बिल्कुल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब वगैरह ना करे, उनको सेलेक्ट करते हैं। और डिफरेंशियली भी परमिएबल है, जैसे कि इंसुलिन अगर प्रेजेंट हो तो ये परमिएबल है डिफरेंशियली। अगर इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये डिफरेंशियली परमिएबल। अगर इंसुलिन कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये फिर डिफरेंशियली इम्परमिएबल है। जो हम खुराक वगैरह खाते हैं उस वक्त, मतलब इंसुलिन की मिकदार या ग्लूकोज की मिकदार। और सेमी परमिएबल है तो नहीं, सेमी परमिएबल भी नहीं है। पार्शियली परमिएबल है, सेमी परमिएबल ये भी नहीं है। तो F ऑप्शन सही है। सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। तो ये हुआ सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। अब हम इसके फंक्शंस वगैरह को देखेंगे। इसकी अगर अभी आपको समझ नहीं आई ना, तो इसके भी मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन इसमें मैं सिर्फ अगर बताऊं तो ये ऑप्शंस ठीक है। ये जो F वाला है, F अभी लेफ्ट हैंड सेलेक्ट भी नहीं सकता था, तो ये वाला है F सही, सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। तो अभी जो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा तब इस MCQs की आपको समझ आएगी कि सर क्या कह रहे थे। जिस तरह पहले वाले MCQs की समझ नहीं आई थी, फिर मैंने जो चैनल्स वगैरह के बारे में बताया, तो अभी आप लोगों का दिमाग खुला होगा कि हाउ चैनल्स के रिसेप्टर्स आर मेड बाय इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है।